हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय साइकोलॉजी क्लास के विद हिंद क्लास। पिछली वीडियो में हमने थॉर्नडाइक के ट्रायल एंड एरर मेथड का स्टडी किया था। आज के इस वीडियो में हम कोहलर के सूझ के सिद्धांत यानी इनसाइट थ्योरी का अध्ययन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सूझ का सिद्धांत, जिसे अंतर्दृष्टि सिद्धांत भी कहते हैं, इंग्लिश में इनसाइट थ्योरी कहा जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन कोहलर के द्वारा किया गया था, जो कि जर्मनी के एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे। इनकी विचारधारा गेस्टाल्टवाद के नाम से प्रसिद्ध है। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन कोहलर के द्वारा किया गया था। इस सिद्धांत में प्रयोज्य के रूप में एक चिंपैंजी को लिया गया था जिसका नाम सुल्तान था। तो कोहलर का जो सिद्धांत है वो चिंपैंजी के ऊपर किए गए प्रयोगों पर आधारित है। अब ये सिद्धांत है क्या, हम इसको समझ लेते हैं। कोहलर के अनुसार जो उच्च स्तरीय प्राणी होते हैं, खासतौर से हम अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य एक उच्च बुद्धि वाला प्राणी है जो कि विभिन्न कार्यों को करने में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है। तो जो उच्च बुद्धि स्तर वाले प्राणी हैं वो प्रयत्न भूल द्वारा नहीं बल्कि अपनी सूझबूझ के द्वारा सीखते हैं। जब भी किसी मनुष्य के सामने कोई नई परिस्थिति आती है तो उस नई परिस्थिति में वो उल जुलूल या निरर्थक क्रियाएं नहीं करता, बल्कि उसके स्थान पर वो परिस्थिति को देखकर, सोचकर उसके जो अंग होते हैं उनमें आपस में कनेक्शन स्थापित करता है और उसके बाद वो अनुक्रिया करता है। प्राणी जो भी क्रियाएं करता है वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए करता है और इस लक्ष्य प्राप्त करने में जो भी प्रयास वो करता है वो सारे प्रयास उसके लक्ष्य निर्देशित होते हैं। यानी वो ऐसे कोशिशें करता है, ऐसे प्रयास करता है जिससे कि उसका लक्ष्य उसे प्राप्त हो जाए। और अगर लक्ष्य प्राप्ति में कोई बाधा आती है तो उस बाधा को दूर करने के लिए वो निरर्थक प्रयास न करके अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करता है। तो जब प्राणी सीखने के लिए अपनी बुद्धि, अपनी सूझ का इस्तेमाल करता है तो इस प्रकार के सीखने को के सिद्धांत को सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि सिद्धांत कहते हैं। यह सिद्धांत जो है वो एक चिंपैंजी जिसका नाम सुल्तान था उसके ऊपर बेस्ड है। तो वास्तव में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था एक चिंपैंजी के ऊपर। वो एक्सपेरिमेंट क्या है पहले हम उसको समझ लेते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं कि एक चिंपैंजी जो है वो दिख रहा है आपको। तो कोहलर ने क्या किया था, एक भूखे चिंपैंजी को एक कमरे में बंद कर दिया था और उस कमरे में 3 खाली बॉक्स रखे हुए थे, लकड़ी के बॉक्सेस थे जो रखे हुए थे और उस कमरे की छत पर कुछ केले लटक रहे थे। अब चिंपैंजी चूंकि भूखा था तो उसने केले को उछल कूद कर लेने का प्रयास किया, लेकिन केले इतनी ऊंचाई पर थे कि चिंपैंजी उन तक पहुंच नहीं पा रहा था। तो चिंपैंजी ने क्या किया कि कमरे के आसपास, अपने कमरे में, जिस कमरे में वो था उसके चारों तरफ उसने नजर डाली। उसने जो भी वहां चीजें थी उनको बहुत ध्यान से देखा और जो बक्से रखे हुए थे उन बक्सों का उसने निरीक्षण किया। और जब उसने बक्सों को ध्यान से देखा तो उसके कुछ समय के बाद चिंपैंजी ने क्या किया, जो बक्से थे उनको एक के ऊपर एक रख दिया और उनके ऊपर खुद चढ़ गया। आप देख सकते हैं चित्र में। तो जब वो उसके ऊपर चढ़ गया तो उसने केले प्राप्त कर लिए और अपनी भूख मिटा ली। चिंपैंजी द्वारा केले प्राप्त करने के लिए यहाँ जो विधि अपनाई गई वो सूझ यानी कि अंतर्दृष्टि थी। तो यहाँ उसने अपनी सूझ के द्वारा, अपनी अंतर्दृष्टि के द्वारा, अपनी समझ के द्वारा अपनी समस्या का समाधान कर लिया। तो ये एक्सपेरिमेंट, इसके अलावा एक और एक्सपेरिमेंट कोहलर ने किया था जिसमें उन्होंने बॉक्सेस की जगह पे कुछ खाली रॉड्स रखे हुए थे। वो रॉड्स ऐसे थे जो कि एक दूसरे में फंसाकर जिनको बड़ा किया जा सकता था। तो चिंपैंजी ने केले को लेने के लिए रॉड्स का इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पर भी जो एक्सपेरिमेंट कोहलर ने किया था वो सूझ के को दर्शाने के लिए, सूझ को बताने के लिए किया था। सूझ के सिद्धांत की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, अभी जो हमने प्रयोग पढ़ा और इस सिद्धांत के बारे में जो समझा हमने, उसके आधार पर हम कुछ विशेषताओं पर नजर डाल लेते हैं कि सूझ के सिद्धांत की क्या क्या विशेषताएं हैं।
सबसे पहली विशेषता यह है कि सूझ का उपयोग यानी जो विधि है अंतर्दृष्टि विधि, इसका उपयोग केवल उच्च बौद्धिक स्तर वाले प्राणियों के ऊपर ही किया जा सकता है। यानी जो निम्न स्तर के प्राणी हैं उनके लिए ये विधि अनुपयोगी है। और सूझ जो होती है जो उनकी उच्च स्तर के प्राणियों में होती है, या तो उन्हीं के द्वारा इस विधि का प्रयोग करके सीखा जा सकता है। इस विधि में शारीरिक योग्यता की अपेक्षा बौद्धिक योग्यता महत्वपूर्ण होती है। जैसे थॉर्नडाइक की बिल्ली जो थी वो हाथ पैर मारती थी, यानी शारीरिक योग्यता वहाँ वो दिखा रही थी, उसके आधार पर उसने पिंजरे को खोलना सीखा था। लेकिन कोहलर का जो वनमानुष था यानी कि चिंपैंजी था, उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, यानी बौद्धिक क्षमता यहाँ पर ज़्यादा उपयोगी है, तो उसने उसका प्रयोग करके केले प्राप्त किए थे। सूझ के सिद्धांत में हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं वो बहुत मदद करते हैं। जो हमारे पूर्व अनुभव होते हैं उनसे लाभ उठाकर व्यक्ति अपनी समस्याओं को बुद्धि के द्वारा हल कर सकता है। सूझ के सिद्धांत में जो भी वस्तुएं होती हैं उन वस्तुओं को देखने का हमारा जो नज़रिया होता है वो बदल जाता है, यानी हमारे प्रत्यक्षीकरण में अंतर आ जाता है। बॉक्सेस जनरली चढ़कर सामान उतारने के लिए इस्तेमाल नहीं होते, बॉक्सेस सामान रखने के लिए होते हैं, लेकिन उस वस्तु को देखने का हमारा एक नज़रिया, यानी अगर हम बंदर की बात करें तो चिंपैंजी ने जो सोचने का उसका नज़रिया था, उसके प्रत्यक्षीकरण का नज़रिया था, वो बदल गया। जो पुरानी वस्तुएं होती हैं उनको हम बिल्कुल नवीन रूप में संगठित करते हैं, उसका एक नया प्रयोग करते हैं। जैसे अपने घरों में भी हम करते हैं, चम्मच जो होता है वो खाने के लिए इस्तेमाल में आता है, लेकिन कई बार हम उस चम्मच के से किसी डिब्बे के ढक्कन को भी खोल लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, पुरानी वस्तुओं को जो पुराने तरीके से इस्तेमाल होती है उसका कोई ना कोई नया इस्तेमाल करते हैं, तो नवीन रूप में हम उसको संगठित करते हैं। सूझ विधि जो है उसमें समस्या का हल एकाएक होता है। जैसा कि कोहलर के चिंपैंजी ने क्या किया था कि उसने केले प्राप्त करने की जो तरीका अपनाया था वो तरीका उसे एकाएक सूझा था। तो सूझ विधि द्वारा सीखना यानी समस्या का जो समाधान है वो एकाएक अचानक से दिमाग में आता है। जिस प्राणी या व्यक्ति की बुद्धि का स्तर जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा वो इस विधि का इस्तेमाल कर पाएगा। निम्न स्तर के बुद्धि वाले व्यक्ति और निम्न स्तर के पशु जो होते हैं, निम्न कोटि के पशु होते हैं, उनका बुद्धि इतना विकसित नहीं होती है, तो वो इस विधि के द्वारा नहीं सीख सकते। यही हम अगर बच्चों की बात करें तो आयु बढ़ने के साथ साथ सूझ जो है उसमें भी विकास होता है। तो छोटे बच्चों की अपेक्षा जो बड़े व्यक्ति होते हैं उनमें सूझ अधिक पाई जाती है, क्योंकि समय और अनुभव के आधार पर आयु जैसे जैसे हमारी बड़ी होती जाती है वैसे वैसे और अनुभव के द्वारा सूझ में वृद्धि होती है। इसके साथ साथ जब किसी परिस्थिति में हम सूझ के द्वारा एक समस्या को हल कर लेते हैं, तो वैसे ही मिलती जुलती जब कोई समस्या हमारे सामने आती है तो हम उसका समाधान भी सूझ के द्वारा आसानी से कर लेते हैं। जैसे गणित का सवाल अगर हम एक सूत्र के माध्यम से लगा लेते हैं तो मिलता जुलता जो सवाल होता है उसको हम सेम सूत्र से सॉल्व कर सकते हैं। तो जो सूझ का सिद्धांत है, जब हम उसका प्रयोग किसी एक समस्या के ऊपर हल करने में कर लेते हैं तो हम अगर मिलती जुलती हमारी कोई समस्या आती है तो हम उसको भी हल कर लेते हैं। सूझ विधि द्वारा सीखने का शैक्षिक महत्व। शिक्षा के क्षेत्र में सूझ विधि का क्या महत्व है? प्रायः हम दिन प्रतिदिन के जीवन में शिक्षा की अगर हम बात करें तो सूझ विधि का प्रयोग करते हैं। इससे हमारे समय की बचत होती है, क्योंकि जैसे थॉर्नडाइक की बिल्ली थी, वो जब भी उसको पिंजरे में रखा जाता था वो फिर से नए सिरे से पंजे से पिंजरे को तोड़ना काटना शुरू कर देती थी। जबकि जब हम सूझ विधि का प्रयोग करते हैं, अंतर्दृष्टि विधि का प्रयोग करते हैं, तो हम समस्या का हल निरर्थक क्रियाएं करके नहीं बल्कि सोच समझकर करते हैं। तो इसमें हमारा समय जो होता है वो बच जाता है। तो पहली इसका इम्पोर्टेंस है कि समय की बचत होती है। और
जब इस विधि को अपनाया जाता है तो व्यक्ति की बुद्धि का विकास होता है, उसकी सोचने समझने की क्षमता, उसकी कल्पना करने की क्षमता, तर्क शक्ति की क्षमता, जो उसकी मानसिक योग्यताएं होती हैं उनका विकास होता है। क्योंकि जितना हम इस्तेमाल करेंगे अपनी बुद्धि का, उतना ही ज़्यादा हमारी बुद्धि तीव्र होगी। जो कठिन विषय माने जाते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे गणित, विज्ञान आदि, इन विषयों को समझने में जो सूझ विधि होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो उनको आसानी से समझा जा सकता है बुद्धि का प्रयोग करके। अब हम जो जटिल समस्याएं होती हैं हमारे जीवन की, उन समस्याओं को सुलझाने में, उनका समाधान करने में भी सूझ विधि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो सूझ का प्रयोग करके व्यक्ति अपने जीवन की जटिल समस्याओं को सुलझा लेता है। जो विभिन्न परिस्थितियां होती हैं, उन परिस्थितियों में हम जो भी परिस्थिति के अंग होते हैं, अवयव होते हैं, उनकी कड़ियों को जोड़ लेते हैं अपनी बुद्धि का प्रयोग करके। और जब हम कड़ियां जोड़ लेते हैं तो हम समस्या का समाधान कर पाते हैं। साथ साथ जो नए नए आविष्कार होते हैं, तो उन आविष्कारों में भी सूझ विधि ही प्रयोग में लाई जाती है। अब महत्व तो बहुत हो गया, लेकिन कुछ सीमाएं भी हैं। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इस विधि की आलोचना की है, और इस विधि की सबसे बड़ी आलोचना ये है कि ये विधि केवल जो उच्च बुद्धि स्तर वाले प्राणी होते हैं उनके लिए उपयोगी होती है। तो जो कम बुद्धि स्तर वाले प्राणी होते हैं उनके सीखने के लिए ये विधि अनुपयोगी होती है। वो इस विधि के द्वारा सीख नहीं सकते। और इस विधि में जैसा कि कहा गया है कि समस्या का समाधान एकाएक होता है। तो जब समस्या का समाधान एकाएक होता है मतलब संयोगवश हुआ है। तो जो समाधान संयोगवश हुआ है उसमें बुद्धि की उपादेयता समझ से परे है। तो ये मनोवैज्ञानिकों के द्वारा आलोचना इस सिद्धांत की गई है। पिछले वीडियो में हमने प्रयास एवं त्रुटि यानी कि ट्रायल एंड एरर सिद्धांत पढ़ा था, और आज की वीडियो में हम कोहलर का सूझ का सिद्धांत पढ़ रहे हैं। तो अंत में हम इन दोनों सिद्धांतों का एक अंतर देख लेते हैं कि सूझ विधि में यानी सूझ के सिद्धांत में और ट्रायल एंड एरर जो मेथड है, सिद्धांत है, उन दोनों में क्या अंतर है। तो जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है, इस सिद्धांत का कोई भी व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है, चाहे उसकी बुद्धि उच्च स्तर की हो, चाहे निम्न स्तर की हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो मनुष्य हो, तो कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जो सूझ विधि है वो केवल उच्च कोटि के प्राणियों के लिए या उच्च बुद्धि स्तर के लोगों के लिए उपयोगी होती है। तो उसका उपयोग केवल उच्च बुद्धि के व्यक्ति कर सकते हैं। प्रयास एवं त्रुटि विधि में शारीरिक कुशलता महत्वपूर्ण होती है, जबकि सूझ विधि में बौद्धिक कुशलता जो होती है, बौद्धिक क्षमता जो होती है, वो महत्वपूर्ण होती है। प्रयास एवं त्रुटि संवेदी प्रेरक समायोजन पर आधारित है। संवेदी प्रेरक यानी कि जो हमारे मोटिव्स होते हैं और जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इनका जो समायोजन होता है, एडजस्टमेंट होता है, उस पर बेस्ड होती है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। जबकि जो सूझ विधि होती है वो हमारे परसेप्शन पर डिपेंड करती है, हमारे प्रत्यक्षीकरण पर डिपेंड करती है। यानी हम अपने आसपास की चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से उनको समझ पाते हैं, तो हमारे पूरे परसेप्शन पर डिपेंड करती है सूझ विधि। जो प्रयास एवं त्रुटि विधि होती है इसमें बार बार प्रयासों को बदल कर किया जाता है। मतलब एक तरह से हल नहीं हुआ, दूसरी तरीके से हल कर लो, दूसरी तरीके से हल नहीं किया, तीसरी तरीके से हल कर लो। मतलब कोशिश करो और गलतियां होती रहें, तो ये तरीका होता है। जबकि सूझ विधि जो होती है उसमें एक या दो ही प्रयास किए जाते हैं और वो ज़्यादातर क्योंकि बुद्धि का प्रयोग करके किए जाते हैं तो वो सफल होते हैं। जो प्रयास एवं त्रुटि विधि होती है उसमें काफ़ी प्रयासों के बाद, काफ़ी कोशिशों के बाद सफलता प्राप्त होती है, जबकि सूझ विधि में एक या दो प्रयासों में ही सफलता प्राप्त हो जाती है और सफलता एकाएक प्राप्त होती है। यानी सूझ विधि में व्यक्ति जो होता है जब वो एक दो प्रयास कर लेता है उसके बाद अचानक से उसे सफलता प्राप्त हो जाती है।
जो प्रयासन त्रुटि विधि हो, जब भी नवीन परिस्थिति आती है तो प्राणी को फिर से नए सिरे से दोबारा से प्रयास करने पड़ते हैं। जबकि सूझ विधि में समस्या का जब एक बार समाधान कर लिया जाता है तो अगर वैसे ही समानांतर मिलती जुलती कोई समस्या आती है तो उसका समाधान उसी विधि के द्वारा दोबारा से किया जा सकता है, तो उसको नए सिरे से समाधान करने की ज़रूरत नहीं होती। तो आज के इस वीडियो में हमने अध्ययन किया कोहलर के सूझ के सिद्धांत का, उसकी विशेषताओं को देखा, उसमें सुल्तान के ऊपर किए गए एक्सपेरिमेंट को समझा और साथ ही साथ हमने ट्रायल एंड एरर थ्योरी और इनसाइड थ्योरी में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, उसका भी अध्ययन किया। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक keep studying, keep watching my channel, K with Hind Class. Thank you.